16 दिसंबर 2012 दिल्ली की एक चलती बस में 23 साल की मासूम लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। इन दरिंदों ने लड़की के साथ ऐसी बर्बरता की थी कि लड़की की एक आंख बाहर निकल चुकी थी, उसके शरीर से बेतहाशा ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रोड डाली गई थी। आखिर कौन थे ये 6 दरिंदे और क्या हुआ था उस रात, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। Brutally assaulted a young woman on a moving bus on December 16th in Delhi. The 6 convicts in the Nirbhaya rape case have now been hung till death. 16 दिसंबर 2012 रविवार की छुट्टी होने की वजह से ज्योति अपने एक दोस्त अवनिंद्र प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने जाने का प्लान बनाती है। अवनिंद्र प्रताप पांडे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। वो दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फिल्म देखने के लिए पीवीआर सेलेक्ट सिटी वॉक साखे चले जाते हैं। फिल्म देखने के बाद ज्योति और अवनिंद्र अपने अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। रात के 9 बज गए थे और ठंड भी बहुत थी, इस वजह से ऑटो बहुत कम आ रहे थे और जो जा भी रहे थे वो दुगने पैसे देने की डिमांड कर रहे थे। कुछ देर के बाद एक ऑटो वाला मिलता है जो इन्हें मुनेरका बस स्टैंड तक ही लाने के लिए राजी होता है। ये दोनों सोचते हैं कि मुनेरका से बस लेकर द्वारिका तक चले जाएंगे, इसीलिए दोनों ऑटो से चलकर मुनेरका बस स्टैंड तक आ जाते हैं। मुनेरका बस स्टैंड आने के बाद ये दोनों थोड़ी देर इंतजार करते रहते हैं, मगर इन्हें अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सही सवारी नहीं मिलती है। रात के 9:30 बज चुके थे, तभी एक सफेद कलर की काले शीशे वाली बस वहां से गुजरती है। बस के गेट से एक लड़का चिल्लाते हुए इन लोगों से पूछता है कि कहां जाना है। जवाब में अवनिंद्र कहता है कि द्वारका। बस वाला कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं। यह सुन के ज्योति और अवनिंद्र इसी बस से जाने का फैसला करते हैं। जब ज्योति और अवनिंद्र अंदर देखते हैं कि बस के अंदर 3 पैसेंजर और भी हैं, इसीलिए वे दोनों निश्चिंत होकर बस में ही बैठ जाते हैं। बस के अंदर मौजूद एक लड़का इन दोनों से मुनिरका से द्वारका तक जाने के लिए किराए के तौर पर 10-10 रुपए भी ले लेता है। हालांकि जब ये दोनों टिकट मांगते हैं तो वो बदतमीजी करने लगता है। बस वालों द्वारा टिकट ना देना उन दिनों कोई नई बात नहीं थी, इसीलिए दोनों खामोश होकर बस के अंदर ही बैठ जाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। मगर किसे मालूम था कि उनका इंतजार बस इंतजार बनकर ही रह जाएगा। कुछ देर तक तो बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है, मगर थोड़ी देर के बाद ड्राइवर बस को निर्धारित रूट से हटाकर दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। इस बात का अंदाजा होते ही ज्योति का दोस्त तुरंत बस के अंदर मौजूद लोगों से इस पर सवाल करना शुरू कर देता है। इस सवाल का सही ढंग से जवाब देने के बजाय बस का दूसरा स्टाफ अवनिंद्र के साथ ही बदतमीजी करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम दोनों आखिर कौन हो और इतनी रात में अकेले क्या कर रहे थे। जब ज्योति और अवनिंद्र बस के अंदर गए थे तब इन लोगों ने देखा था कि 3 बस स्टाफ के अलावा 3 पैसेंजर और बैठे हुए थे। उन्हें लगता है कि वो तीनों पैसेंजर ही है, मगर थोड़ी ही देर बाद साफ हो जाता है कि वो तीनों पैसेंजर नहीं बल्कि बस स्टाफ के ही साथ हैं। अब ये सभी 6 लोग मिलकर अवनिंद्र के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे उकसाना शुरू कर देते हैं। जब अवनिंद्र जवाब देने लगता है तो इस पर बस के अंदर मौजूद सभी अवनिंद्र के साथ हाथापाई करने लगते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो अवनिंद्र को लात और घूंसों से मारते हैं और फिर इसी लड़ाई के दौरान एक लड़का बस के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक बड़ी सी लोहे की रोड निकालता है और उसके सर पर दे मारता है, जिसके कारण अवनिंद्र वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब आगे ज्योति के साथ रूह कपा देने वाली दरिंदगी का सिलसिला शुरू होता है। ज्योति के दोस्त को मारने पिटने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि वो लड़का बेहोश हो गया है, तब ये सभी ज्योति को खींचते हुए बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं। अब यहाँ जो कुछ भी ज्योति के साथ होता है उसे हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं। बस चलती रहती है और बारी बारी से बस के अंदर मौजूद सभी 6 दरिंदे ज्योति के शरीर को नोचते रहते हैं, क्योंकि अवनिंद्र सर पर लगी रोड की वजह से बेहोश हो गया था, इसीलिए वो ज्योति की मदद करने की स्थिति में नहीं था। 6 लोगों के साथ लड़ना, वो भी अकेले, ज्योति के लिए संभव नहीं था।
जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिलकर ज्योति और अवनिंद्र को बस से बाहर फेंक कर उसे कुचलते हुए एक्सीडेंट का रूप देने का प्लान बनाते हैं। मगर उससे पहले ये लोग एक बार फिर से अवनिंद्र के सर पर दोबारा लोहे की रोड से वार करते हैं और बस से फेंकने से पहले इन दोनों के कपड़े भी वो दरिंदे उतार लेते हैं और उनके पास मौजूद मोबाइल समेत दूसरे सभी सामान लूट लेते हैं। फिर दोनों को चलती बस से ही फेंक दिया जाता है। रात के लगभग 11 बज चुके थे। बस के अंदर मौजूद दरिंदों ने ज्योति और अवनिंद्र की जान लेने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो उसकी जान नहीं ले पाते हैं। इस कारण बस से फेंके जाने के बाद अवनिंद्र के होश में आने के बाद लोगों से मदद की गुहार लगाने लगता है, मगर काफी लोग उसे नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। हालांकि एक अनजान व्यक्ति इन दोनों को बुरी हालत में देखकर पुलिस को फोन करता है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस की एक टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और तुरंत दोनों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। ज्योति के साथ कितनी बर्बरता की गई थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ज्योति की एक आंख बाहर निकल चुकी थी, बेतहाशा ब्लीडिंग हो रही थी, पूरा शरीर चूर चूर हो चुका था और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रोड डाली गई थी। ज्योति की इस स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी कि तुरंत ही उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगली सुबह ज्योति के साथ हुई दरिंदगी की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है और जब लोग ज्योति के साथ हुई इस बर्बरता की कहानी सुनते हैं तो लोग गुस्से से भर जाते हैं। लोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग करने लगते हैं। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेता है और देश भर में ज्योति सिंह के समर्थन में प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं। लोग देश भर में ज्योति के लिए दुआ करना भी शुरू कर देते हैं, मगर ज्योति की हालत अस्पताल में दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाती है। यहाँ तक कि 16 दिसंबर 2012 से लेकर 19 दिसंबर 2012 के बीच ज्योति सिंह की एक के बाद एक 5 सर्जरी करनी पड़ती है। लाख कोशिशों के बावजूद ज्योति की स्थिति बिगड़ती ही चली जाती है। इस कारण 21 दिसंबर को भारत सरकार की ओर से ज्योति को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने को कहा जाता है। इसके बावजूद भी ज्योति की स्थिति नहीं संभलती है, यहाँ तक कि इन्फेक्शन भी बुरी तरह से बढ़ जाता है। इधर सड़कों पर लोगों का गुस्सा ज्योति के लिए आवाज बुलंद कर रहा था तो उधर डॉक्टर भी जी जान लगाकर ज्योति सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। इसी के बाद फैसला किया जाता है कि ज्योति को वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल यानी सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट करके भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। फाइनली 27 दिसंबर को ज्योति सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां उसका इलाज शुरू हो जाता है, मगर वहां आते ही ज्योति सिंह की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और फिर 29 दिसंबर को स्थानीय समय अनुसार सुबह के 4:45 पर ज्योति इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। ज्योति सिंह की मौत के बाद उसके शव को वापस दिल्ली लाया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच ज्योति सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अवनिंद्र को कुछ दिनों के इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब ग्राउंड लेवल पर दिल्ली पुलिस काम करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने में ही लगी हुई थी। इस घटना के रिपोर्टिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर ही दिल्ली पुलिस ने कई सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया था। सीसीटीवी के जरिए दिल्ली पुलिस बस की भी पहचान कर लेती है और उसके आधार पर सबसे पहले उस बस के ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और फिर राम सिंह के बयान के आधार पर एक के बाद एक कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार अपराधियों में 30 साल का राम सिंह, 26 साल का उसका भाई मुकेश सिंह था जो राजस्थान का रहने वाला था। इसके अलावा पुलिस ने 20 साल के विनय शर्मा को भी गिरफ्तार किया था जो एक जिम ट्रेनर था। इसके अलावा 19 साल के पवन गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया था जो एक फल बेचने वाला था। इन दोनों की गिरफ्तारी बिहार और यूपी से हुई थी, जबकि छठे अपराधी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया था। शुरू में इस अपराधी का नाम पब्लिक में नहीं बताया गया था क्योंकि वो गिरफ्तारी के समय 17 साल और कुछ महीने का था और कानूनी हिसाब से वो एक नाबालिग था, इसीलिए उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है।
हालांकि बाद में खुलासा होता है कि इस नाबालिग का नाम मोहम्मद अफरोज था। अफरोज को आनंद विहार टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने अक्षय ठाकुर नाम के एक 28 साल के लड़के को भी गिरफ्तार किया था, जो बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। ये सभी अलग अलग बैकग्राउंड के थे और इन लोगों की कुछ ही दिन पहले दोस्ती हुई थी और घटना वाली रात ये लोग पार्टी करने के मूड में ही घर से निकले थे। ये सभी मिलकर बहुत सारी शराब और खाने पीने की चीज बस में भर लेते हैं और शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उनकी एक आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है और फिर अवनिंद्र से उन सभी 6 अपराधियों की पहचान कर लेता है। फिर इन लोगों पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू होती है। मामले की सुनवाई चल ही रही होती है कि 11 मार्च 2013 को इस केस के प्रमुख आरोपियों में से एक राम सिंह तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा 1 सितंबर 2013 को इस केस के नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा मात्र 3 साल की सजा के तौर पर सुधार गृह भेज दिया जाता है, जबकि बाकी बचे 4 अपराधियों पर बलात्कार और हत्या समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला चलता है और फाइनली 13 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन सभी 4 को मौत की सजा सुना दी जाती है। ये सभी अपराधी मौत की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में इनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है और फाइनली सभी कानूनी दरवाजे बंद होने के बाद चारों अपराधियों को 20 मार्च 2020 को सुबह के 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। मेडिकल टीम द्वारा 6 बजे सभी को मृत घोषित कर दिया जाता है। ज्योति सिंह के 4 अपराधियों को तो फांसी की सजा हो गई थी, जबकि एक ने खुद ही आत्महत्या कर ली थी और जो नाबालिग था उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई और उसे सुधार गृह भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नाबालिग अपराधी का नाम मोहम्मद अफरोज था।